रहे थे केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री क्या है ये डिफाइन किए थे। क्या बताए थे केमिस्ट्री क्या है? तो ये एक ब्रांच ऑफ साइंस जिसमें हम लोग क्या स्टडी करते हैं? कंस्टिट्यूएंट ऑफ मैटर। और जो कंस्टिट्यूएंट है उसका क्या कंपोजिशन है? कंपोजिशन का मतलब कि कितना कितना अमाउंट में उसको मिलाया गया है ना। और क्या पढ़े थे? उस जो सबस्टांस है यानी मैटर है उसका क्या प्रॉपर्टीज के बारे में, और क्या उसका यूज है, यूज के बारे में, और उसकी क्या केमिकल एक्टिविटी, इसके बारे में पढ़े थे। इसको हम लोग क्या कहते हैं? केमिस्ट्री कहते हैं। तो इसमें एक टर्म आया मैटर। क्या आया टर्म? मैटर। मैटर क्या है? तो हम बताए कि मैटर जो है ये एक ऐसा फिजिकल सबस्टांस, भौतिक वस्तु जिसमें वॉल्यूम हो, जो कुछ स्पेस को कवर करता हो। जैसे ये कलम, ये क्या है? फिजिकली आप इसको देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? ये इनविजिबल है या विजिबल है? विजिबल है। तो फिजिकल सबस्टांस जो कुछ स्पेस को कवर करता हो, जिसमें कुछ वॉल्यूम हो, इसको हम लोग क्या कहते हैं? मैटर। ये जो मैटर है ये कितने प्रकार का हो सकता है? तो इसको हम लोग 3 टाइप में बांटे, है ना। जिसमें क्या बोले? फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, केमिकल स्टेट ऑफ मैटर और रेडिएशन स्टेट, है ना। फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर क्या है? तो इसमें हम लोग 3 पार्ट देखेंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस, है ना। केमिकल स्टेट ऑफ मैटर क्या है? इसमें 3 कैटेगरी देखे हम लोग, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर। और रेडिएशन स्टेट की बात जब किए तो इसमें 2 पार्ट देखे, एक प्लाज्मा और एक बीईसी, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट, है ना। तो आज हम लोग पहले देखते हैं फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस का ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। तो देखिए यहाँ पे फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। ध्यान से पहले समझेंगे, सुनेंगे और फिर इसको नोट करना है। तो ट्रांसफॉर्मेशन का क्या मतलब होता है? रूपांतर। मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होना, चेंज होना, इसको ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे सॉलिड है, सॉलिड है, ये अगर लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, सॉलिड अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए तो इसको कहते हैं मेल्टिंग। क्या कहते हैं? मेल्टिंग कहते हैं। तो इसको आप कहते हैं मेल्टिंग, है ना। अगर लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड अगर कन्वर्ट हो सॉलिड में, तो इस घटना को फ्रीजिंग यानी जमना, है ना, इसको फ्रीजिंग कहते हैं। और अगर सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो जाए, जी,
सॉलिड अगर गैस में कन्वर्ट हो जाए तो इसको कहते हैं सब्लिमेशन। और ये घटना कब होता है? तो बिलो मेल्टिंग टेम्परेचर, मतलब सॉलिड मेल्ट करने से पहले गैस में कन्वर्ट हो जाए, यानी बिना लिक्विड बने अगर गैस बन जाए तो इसको क्या कहते हैं? सब्लिमेशन कहते हैं। तो इस घटना को कहते हैं सब्लिमेशन, और ये घटना बिलो मेल्टिंग टेम्परेचर, मेल्टिंग टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पर ही अगर सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो जाए तो इसको क्या कहेंगे? सब्लिमेशन। और गैस अगर सॉलिड बन जाए, डीसब्लिमेशन, या इसको सॉलिडिफिकेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉलिडिफिकेशन। इसको सॉलिडिफिकेशन भी कहते हैं। सॉलिडिफिकेशन। गैस अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, कंडेंसेशन। वेरी गुड। गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो तो क्या कहते हैं इसको? कंडेंसेशन, मतलब संघनन, संघनित होना, यानी गैस कलेक्ट हो जाए और कलेक्ट होकर फिर वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, तो इसको कहते हैं कंडेंसेशन। अगर लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाए तो इसको वेपोराइजेशन कहते हैं, जो बॉइलिंग टेम्परेचर पर होगा, है ना? क्या होगा? बॉइलिंग टेम्परेचर पर होगा। क्लियर है? तो यहां पे इसको कहते हैं वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन इसको कहते हैं। अब अगर हम आपसे कहें कि तीन अवस्था है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड है, इसके बाद लिक्विड है, और इसके बाद गैस है। ये तीन फिजिकल स्टेट है, सॉलिड है, लिक्विड है, और तब गैस है ना? अगर हम एनर्जी की बात करें, एनर्जी जिसको हम लोग कहते हैं एंथैल्पी, यानी चेंज इन एनर्जी, एंथैल्पी, तो इसमें अगर सॉलिड की पोटेंशियल एनर्जी का मेजरमेंट हो तो इसकी एनर्जी E1 अगर हम मान लें, और इसकी एनर्जी E2 और इसकी एनर्जी E3, है ना? तो E1 सबसे छोटा होगा, सॉलिड की एनर्जी सबसे कम होती है। सॉलिड की एनर्जी क्या होती है? सबसे कम, है ना? लिक्विड की एनर्जी इससे ज्यादा, और गैस की एनर्जी इन दोनों से ज्यादा। गैस की एनर्जी सबसे ज्यादा। इस एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और एनर्जेटिकली, मतलब जब हम एनर्जेटिक की बात करते हैं, एनर्जेटिक, तो उस जगह पे इसको इंटरनल एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी हर एक सबस्टांस में होता है, किसी में जीरो, किसी में जीरो से थोड़ा ज्यादा, किसी में बहुत ज्यादा, है ना? जिसकी इंटरनल एनर्जी ज्यादा होती है वो हाईली एक्टिव होता है, जिसकी इंटरनल एनर्जी बहुत ही लो होगी वो स्लो रिएक्टिव होता है या नहीं होता है रिएक्टिव। बात समझ रहे हैं? इंटरनल एनर्जी, इसको हम लोग एनर्जेटिकली बोलते हैं इंटरनल एनर्जी, लेकिन ऐसे बोलचाल की भाषा में कह सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी, जो कि कन्वर्ट होता है काइनेटिक एनर्जी में, तो हम लोग काम करने लगते हैं। नहीं, अगर हम लोग वर्क फॉर्म में नहीं है तो हम लोग के पास क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है। तो पोटेंशियल एनर्जी इसको हम लोग आम भाषा में बोल सकते हैं, लेकिन एनर्जेटिकली पर्टिकुलर भाषा अगर यूज करें तो इसको इंटरनल एनर्जी हम कहेंगे। क्या कहेंगे? इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी को ही जब हम
किसी सोर्सेस से एनर्जी देते हैं तो ये एनर्जी धीरे धीरे बढ़कर एक ऐसे स्टेज में आ जाता है, एक ऐसे स्टेज में आ जाता है जहां आने के बाद किसी प्रकार के चेंज की संभावना बनती है, किसी प्रकार के चेंज की संभावना बनती है। जैसे सपोज कर लें कि अगर हम सिंपल डेली लाइफ की बात करें, पानी गर्म करते हैं तो पानी को चूल्हा पे चढ़ाते ही वो खौलने तो नहीं लगता, कुछ समय लगता है उसको, वो हीट एब्जॉर्ब करता है पहले किसी सोर्स से। सोर्स क्या है उसका? आपका चूल्हा, जो उसको हीट दे रहा है ना। तो वो एब्जॉर्ब करते गया, अपने इंटरनल एनर्जी को बढ़ाते गया बढ़ाते गया बढ़ाते गया। एक ऐसा टाइम आया जिस समय कि अब उसके एनर्जी में बढ़ोतरी नहीं हो सकता है। टेम्परेचर जो आप देंगे तो टेम्परेचर भी एक तरह से एनर्जी है ना, लेकिन टेम्परेचर और हीट में अंतर है। हीट और टेम्परेचर में फिजिकली क्या है? डिफरेंस है। तो जैसे ही हम किसी सोर्सेस से हीट देते हैं तो सबस्टांस का टेम्परेचर बढ़ता है। अगर पहले वो 0 डिग्री पे था तो 10 डिग्री पे आया, 20 डिग्री पे आया, 30 डिग्री पे आया। अब वो अपने बॉइलिंग टेम्परेचर पे जब पहुंच गया, हीट लेते लेते वो कहां पहुंच गया? बॉइलिंग टेम्परेचर। तो जो सोर्स उस सबस्टांस को हीट दे रहा था, उसके हीट को ये डाइजेस्ट कर रहा था, पचा रहा था। सबस्टांस कहां कहां पचा रहा था? अपने टेम्परेचर को बढ़ाने में। जितना हीट कोई सोर्स उसको दिया, उस हीट को ये अपने टेम्परेचर को बढ़ाने में लगा दिया, है ना। और तब तक बढ़ाते रहा टेम्परेचर को जब तक कि ये अपने मैक्सिमम लिमिट तक नहीं पहुंच गया। जैसे पानी का मैक्सिमम लिमिट क्या है टेम्परेचर का? 100 डिग्री। तो 100 डिग्री सी तक पहुंचने में इसको जितना हीट चाहिए था सोर्स से, वो लेते गया और अपने टेम्परेचर को बढ़ाते गया, जिससे कि आप देखने वाले लोग हैं तो आपको पता चल रहा है कि पानी में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है ना। लेकिन अब जैसे ही 100 डिग्री सी टेम्परेचर इसका पहुंच गया, तब जो हीट मिल रहा है उसको सोर्स से, सोर्स तो दे रहा है ना हीट, सोर्स मतलब स्रोत, मतलब माध्यम। क्या है माध्यम? चूल्हा, जिससे हीट मिल रहा है। तो वो जो माध्यम हीट दे रहा है कंटिन्यू, 100 डिग्री सी पहुंचने के बाद भी हीट दे रहा है। तो अब 100 डिग्री सी से टेम्परेचर इसका 101 डिग्री तो होगा नहीं, 101 होगा, क्योंकि हर एक सबस्टांस का अपना बॉइलिंग टेम्परेचर फिक्स होता है, डेफिनेट होता है। मेल्टिंग टेम्परेचर डेफिनेट होता है। जिस टेम्परेचर पर पहुंचने के बाद अब चेंजिंग होगा, समझ रहे हैं। तो जैसे ही 100 डिग्री सी टेम्परेचर पहुंच गया, 100 डिग्री सी टेम्परेचर पहुंचने के बाद भी सोर्स हीट दे रहा है, हीट तो दे रहा है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ने में अब वो हीट यूज नहीं हो रहा है। तो फिर हीट कहां जाएगा? वो हीट कहां जाएगा? आखिर हीट का कहीं ना कहीं तो यूज होना चाहिए। नहीं, क्योंकि हीट यानी एनर्जी, एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता है, ना इसको आप क्रिएट करते हैं। तो अगर सोर्सेस हीट दे रहा है तो टेम्परेचर 100 डिग्री सी पर यहां पे पहुंच गया सबस्टांस का, अब इसके बाद इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, तो फिर सोर्स जो हीट दे रहा है वो हीट कहां जाएगा? तो एनर्जेटिक कॉन्सेप्ट कहता है कि ये जो हीट मिल रहा है सोर्स से, 100 डिग्री सी के बाद सबस्टांस जो हीट एब्जॉर्ब करेगा, वो हीट सबस्टांस के स्टेट को बदलने में यूज होने लगेगा। कहां यूज होगा? स्टेट को। सबस्टांस अगर लिक्विड स्टेट में है तो अब ये खौलने लगेगा और गैस में कन्वर्ट होने लगेगा। तो जितना हीट 100 डिग्री सी के बाद लेगा सबस्टांस, वो वाटर को यानी लिक्विड को किस में कन्वर्ट करते जाएगा? वेपर। वेपर में कन्वर्ट करने में यूज होने लगेगा वो हीट, समझ रहे हैं। लेकिन कब, किस टेम्परेचर के बाद? 100 डिग्री सी के बाद। तो 100 डिग्री सी कौन सा टेम्परेचर हो गया? तो 100 डिग्री सी हो गया ट्रांजिशन टेम्परेचर, मतलब ट्रांजिशन स्टेट। 100 डिग्री सी तक कोई चेंजिंग नहीं,
लेकिन जैसे ही 100 डिग्री सी से ज्यादा हीट दिया गया, 100 डिग्री सी पर पहुंचने के बाद भी अगर सबस्टांस को हीट दिया गया तो वो वेपर में कन्वर्ट होने लगेगा सबस्टांस, यानी सबस्टांस का जो फिजिकल स्टेट है वो बदलने लगेगा, चेंज होने लगेगा। समझ रहे हैं बात को? तो मतलब 100 डिग्री सी तक पहुंचाने के लिए जितनी एनर्जी यानी जितना हीट आप दिए 100 डिग्री सी तक पहुंचाने के लिए, समझ में आ रहा है ना, जितना हीट दिए वो हीट इसके इंटरनल एनर्जी को बढ़ाते गया, जिससे कि सबस्टांस का टेम्परेचर बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया और एक लिमिट पे आके 100 डिग्री सी पे आके इंटरनल एनर्जी इसका मैक्सिमम हो गया। अब उसके बाद इसका इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगा। अब वहां के बाद अगर हीट लेता है तो फिर इसका स्टेट बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा, यानी लिक्विड है तो गैस में कन्वर्ट होने लगेगा। बात आ रही समझ में? तो हम किसी भी सबस्टांस को जो एनर्जी देते हैं किसी सोर्सेस से, वो क्या करता है, एनर्जी सबस्टांस के इंटरनल एनर्जी को राइज करता है, बढ़ाता है। समझ रहे हैं? और इंटरनल एनर्जी बढ़ता है जब, तो धीरे धीरे वो अपने ट्रांजिशन स्टेट में आ जाता है, और ट्रांजिशन स्टेट में आने के बाद इंटरनल एनर्जी का बढ़ना भी बंद हो जाता है, और सिस्टम जो है यानी सबस्टांस जो है यानी वस्तु जो है उसका भौतिक अवस्था परिवर्तित होने लगता है, चेंज होने लगता है। तो अगर हम कहते हैं कि सॉलिड है, सॉलिड की एनर्जी E1 हम माने, तो ये एनर्जी E1, E फॉर एनर्जी, E किसका सिंबल है, एनर्जी का, तो E फॉर एनर्जी, तो सॉलिड की एनर्जी E1 है। ये E1 जो इंटरनल एनर्जी है या पोटेंशियल एनर्जी है, क्या कहेंगे इसको, इंटरनल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी, लिक्विड की पोटेंशियल एनर्जी और गैस की पोटेंशियल एनर्जी, इन तीनों की एनर्जी में अगर हम कंपेयर करें तो सबसे लोवेस्ट एनर्जी किसकी होगी, सॉलिड। ये किसका साइन है, ये लोअर या ये लोअर, जिसके तरफ मुंह खुला हुआ है इसका वो ग्रेटर, और जिसके तरफ मुंह बंद है वो लोअर। तो ये छोटा और ये बड़ा है ना, इसकी एनर्जी ज्यादा, और इससे इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है ना, इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा। अब बताइए, नीचे से ऊपर जाने में आपको ज्यादा ताकत लगाना पड़ता है या ऊपर से नीचे आने में ज्यादा ताकत लगाना पड़ता है, नीचे से ऊपर जाने। क्लियर है? ये तो सिंपल सी बात है। तो आप लोअर टू हायर जा रहे हैं यानी नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो आप एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं या लॉस कर रहे हैं। एनर्जी लोअर टू हायर है ना, लोअर टू कहां जा रहे हैं, हायर के तरफ जा रहे हैं। तो एनर्जी आपको लेना पड़ रहा है या एनर्जी लॉस करना पड़ रहा है, एनर्जी गेन करना पड़ रहा है, क्योंकि लोअर टू हायर जब आपको ऊंचाई पे चढ़ना है तो ज्यादा ताकत लगाना पड़ेगा या कम ताकत लगाना पड़ेगा, तो ज्यादा ताकत लगाना पड़ेगा, यानी अपनी इंटरनल एनर्जी को ज्यादा बूस्टअप करना पड़ेगा ऊपर चढ़ने के लिए। नहीं समझे? और जब आप ऊपर से नीचे आएंगे तो रिलैक्स मोड में आएंगे, तो आपको एनर्जी स्टोर करने की, इंटरनल एनर्जी को ताकत लगाने की जरूरत नहीं है ऊपर से नीचे आने के लिए। तो जब भी आप लोअर टू हायर होते हैं तो एनर्जी आप स्टोर करते हैं, ताकत लगाते हैं अपने अंदर, तब आप नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। बात आ रही है समझ में? जैसे अभी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम या इंटर 12th के एग्जाम की तैयारी के लिए अगर आप इनिशिएट कर रहे हैं कि हमको 12th का एग्जाम देना है, और आप मैट्रिक पास करके आए, सिलेबस में गैपिंग है, सिलेबस में अंतर है, गैपिंग है, 10th में कुछ और था, 12th में कुछ और है, मतलब गैपिंग इन द सेंस कि एक बहुत बड़ा गैपिंग सिलेबस के अंदर है, लेकिन कॉन्सेप्ट का बेस 10th क्लास ही है। 9th और 10th जो है आपके 11th 12th का बेस है, कॉन्सेप्ट है, तो बेस तो मिला, लेकिन एक सिलेबस की गैपिंग की बात है तो बड़ा गैपिंग है। तो एक बड़े गैपिंग को फुलफिल करते हुए बड़े सिलेबस को कवर करने के लिए आपको ज्यादा ताकत लगाने की जरूरत होगी कि आप रिलैक्स मोड में चलेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा, ज्यादा ताकत की जरूरत होगी।
यानी इंटरनल एनर्जी को ज्यादा बूस्टअप करना होगा, ज्यादा बढ़ाना होगा, है ना। तो इंटरनल एनर्जी को बढ़ाना पड़े लोअर टू हायर जाने के लिए, इसका मतलब एनर्जी आप एब्जॉर्ब किए, रिलीज नहीं किए। क्या किए? एब्जॉर्ब किए, रिसीव किए एनर्जी, तब आप लोअर टू कहां गए? हायर के तरफ। तो एनर्जी लोअर टू हायर हो, इसका मतलब यहां से यहां के तरफ जाए या आप यहां से यहां के तरफ। बात समझ रहे हैं? सॉलिड से लिक्विड में जाए तो आपको हीट एब्जॉर्ब करना होगा। एब्जॉर्ब करना होगा मतलब आपका हीट बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। तो बढ़ा, उसको कहते हैं हम लोग डेल्टा एच, यानी एच फॉर हीट और डेल्टा फॉर चेंज। सॉलिड से लिक्विड में जब जाएंगे तो जो हीट चेंज होगा, दोनों के बीच अंतर होगा ना। पहले हीट कुछ होगा, फिर यहां आने पर कुछ हीट होगा, दोनों के बीच का जो अंतर होगा डेल्टा एच, इतना हीट क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। इतना हीट इसमें जुट जाएगा तो ये यहां पहुंच जाएगा। नहीं समझ में आया? मेरी बात समझ गए? क्या बोले, सुनाई दिया? अगर हीट हीट इसका इनिशियली क्या था, अब और इसका इनिशियल हीट क्या था? H2। दोनों के बीच जो हीट का अंतर है वो क्या है? इतना हीट अगर इसमें हम प्लस कर दें तो ये हो जाएगा। नहीं समझे? तो इतना हीट हमको इसको देना पड़ेगा, तब ये जाएगा इस पर, इस हीट पे पहुंचेगा। समझ रहे हैं बात को? इसको हम लोग सिंबल दे देते हैं डेल्टा H1। डेल्टा H1। अब यहां से फिर यहां गए, अगर इसका हीट H3, ठीक है, क्या है? H3। दोनों के बीच का अंतर डेल्टा H होगा, इसको डेल्टा H2 कहें। इतना हीट अगर इसमें हम प्लस कर दें तो ये मिल जाएगा। इतना हीट इसमें अगर हम प्लस कर दें तो ये मिल जाएगा। तो मतलब यहां पहुंचने के लिए हमको इतना हीट इसको देना होगा, है ना। तो ये प्लस करना होगा कि माइनस? प्लस। तो अगर हमको लोअर से हायर के तरफ जाना हो तो हीट प्लस करना पड़ता है, और हीट प्लस करना पड़े तो इसका मतलब कि सॉलिड टू लिक्विड जाने में डेल्टा H प्लस हुआ, इंडोथर्मिक कहलाता है। इसको एनर्जेटिकली क्या बोलते हैं? इंडोथर्मिक। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सॉलिड से लिक्विड में जाने पर एनर्जेटिक फेनोमेना क्या है, तो आप कहेंगे इंडोथर्मिक फेनोमेना। क्या है? क्यों इंडोथर्मिक है? क्योंकि इतना हीट हमको इसमें प्लस करना होगा। बात समझ रहे हैं? अब उसके बाद लिक्विड से गैस में जाने में ये भी क्या होगा? ये भी इंडोथर्मिक होगा, क्योंकि इतना हीट इसमें भी प्लस करना होगा, तब ये लिक्विड किस में जाएगा? गैस में। मेरी बात समझ गए? अब यहां पे देखिए, हम एक चीज बता रहे हैं, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में आ गए। किस में आ गए? तो इन दोनों के बीच तो बहुत बड़ा गैपिंग होगा, इन दोनों के बीच बहुत बड़ा गैपिंग होगा। सॉलिड से सीधे गैस, हीट का या एनर्जी का बहुत बड़ा अंतर होगा। तो अगर ये अंतर डेल्टा H3 है, क्या है? तो ये हीट इसमें क्या करना होगा? प्लस या माइनस? तब जाएगा उसमें। तो ये प्लस हो गया, ये भी क्या हो गया? इंडोथर्मिक। मतलब यहां पे हीट अगर लिया गया तो इंडोथर्मिक, और हीट लॉस हुआ तो एक्सोथर्मिक। एक्सो मतलब बाहर, इंडो मतलब अंदर। हीट ले लिए तो इंडो, और दे दिए तो एक्सो। नहीं समझे बात को? इस तरह से तो आप लिए हीट की, आप दिए हीट ली, तो हीट इतना लिए तो आप इसमें पहुंचे। जब आप इतना हीट लिए तो इसमें पहुंचे। जब आप इतना हीट लिए तो डायरेक्ट गैस में पहुंचे। अब इस तीनों हीट में सबसे ज्यादा बड़ा हीट कौन होगा? सबसे बड़ा हीट ये हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? और सॉलिड से लिक्विड में जाना है, सॉलिड से किस में जाना है, और लिक्विड से किस में जाना है? गैस। तो सबसे बड़ा हीट ये,
सबसे बड़ा हीट ये। लिक्विड से गैस में जाने के लिए आपको बॉइलिंग टेम्परेचर पे जाना होगा, उसके बाद ये बड़ा हीट होगा, और फिर उसके बाद ये हीट होगा सॉलिड से लिक्विड में जाने में। सॉलिड से लिक्विड में इतना हीट लिए तो मेल्ट कर गए आप, यहां से जब इसमें गए तो आप बॉयल कर गए, और फिर इससे जब इसमें आप गए तो सबलाइम कर गए। नहीं समझे बात को? यहां से इसमें गए तो क्या हुए? मेल्ट किए। यहां से इसमें गए तो क्या हुआ? यहां से इसमें गए तो क्या हुआ? बॉयल हो गए, और इससे इसमें गए तो क्या हो गया? सबलाइम कर गए। बात आ रही समझ में? ये घटना होती है सॉलिड से गैस, सॉलिड से लिक्विड, ये एनर्जी का डिफरेंस है। अब यहाँ पे हम लोग एनर्जेटिक चैप्टर जब पढ़ेंगे सिलेबस, तो उस जगह पर डेल्टा एच के बारे में आपको बताएंगे। डेल्टा एच को कहते हैं इंथाल्पी। एनर्जेटिकली इसको इंथाल्पी बोलते हैं। इंथाल्पी दो शब्द से बना है, इन प्लस थैल्पस। इन का मतलब एनर्जी और थैल्पस का मतलब चेंज। एनर्जी चेंज जो होता है उसी को इंथाल्पी कहते हैं। बात समझ रहे हैं? तो दोनों के बीच का एनर्जी चेंज है ना, इतना इतना का अंतर है। इन दोनों के बीच एनर्जी चेंज कितने का है? इतना का। इन दोनों के बीच एनर्जी चेंज कितने का है? इतने का। इसलिए इस चेंज को इंथाल्पी कहते हैं। एनर्जेटिक चैप्टर में इस बारे में आप पढ़ेंगे। बात समझ रहे हैं? अब देखिए, एक टर्म बार बार यूज हो रहा है, जरा उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे कौन सा टर्म यूज हो रहा है? तो एक टर्म यूज हो रहा है मेल्टिंग। तो मेल्टिंग पॉइंट या मेल्टिंग टेम्परेचर किसको कहते हैं? तो एक ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर दो स्टेट के बीच मतलब सॉलिड और लिक्विड के बीच, है ना, मेल्ट कौन करेगा? लिक्विड मेल्ट करेगा? गैस मेल्ट करेगा? मेल्ट कौन करेगा? तो सॉलिड और लिक्विड के बीच इक्विलिब्रियम की स्थिति अगर बन जाए, इक्विलिब्रियम की स्थिति मतलब क्या? एक साम्य अवस्था बन जाए, मतलब एक ऐसी अवस्था बन जाए जिसमें कि सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा हो और लिक्विड भी सेम रेट से सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता हो। मेरी बात समझ गए? एक ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर सॉलिड जिस रेट से, मतलब जितने समय में लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, उसी समय में, उतने ही समय में लिक्विड भी सॉलिड में कन्वर्ट हो सके। जबकि हमको लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट नहीं करना है, हमको किस में कन्वर्ट करना है? सॉलिड को लिक्विड में। हम तो मेल्ट कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो। हम जो काम करवा रहे हैं वो काम क्या करवा रहे हैं? सॉलिड को लिक्विड में बदलने की काम करवा रहे हैं। तो जब हम चाह रहे हैं कि सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो, तो लिक्विड सॉलिड में हो जाएगा, तब तो फिर दूसरी घटना हो जाएगी। लेकिन मेल्टिंग टेम्परेचर को हम जब डिफाइन करते हैं तो इसके डेफिनेशन में क्या बोलते हैं कि एक ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर सॉलिड जिस रेट से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, अगर उस समय हम टेम्परेचर रोक दें तो तुरंत वो लिक्विड फिर सॉलिड में उसी रेट में कन्वर्ट हो जाए, उतने ही समय में कन्वर्ट हो जाए। बात आ रही समझ में? जैसे सॉलिड को हम हीट देंगे तब ना कन्वर्ट होगा इसमें, समझ रहे हैं? तो एक ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर सॉलिड और लिक्विड की जो स्थिति हो, ऐसी स्थिति हो जिस स्थिति में आने पर सॉलिड जिस रेट से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, अगर हम उस जगह टेम्परेचर यानी हीट देना बंद कर दें सिस्टम को, तो तुरंत वो लिक्विड फिर किस में कन्वर्ट हो जाए? सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, बैक हो जाए तुरंत, उतने ही समय में, उतने ही रेट से, उसी रेट से तुरंत बैक हो जाए वो अपने सॉलिड अवस्था में, ताकि अगर हम देखें उसको तो हमको पता ही नहीं चले कि सॉलिड लिक्विड में भी कन्वर्ट हुआ था। मेरी बात समझ गए? मेरी बात समझ गए? आप फिर एक बार सुन लीजिए, मेल्टिंग टेम्परेचर किस टेम्परेचर को कहते हैं? तो आप कहेंगे, एकदम सिंपल भाषा में बोलेंगे कि एक ऐसा तापमान, जिस तापमान पर, जिस टेम्परेचर पर कोई सॉलिड जिस रेट से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, उसी रेट से लिक्विड भी सॉलिड में चेंज हो जाए, तो ऐसे टेम्परेचर को क्या कहते हैं? मेल्टिंग टेम्परेचर कहते हैं।
मेरी बात समझ रहे हैं? क्योंकि मेल्ट करना, मेल्ट मतलब एक कैसी अवस्था है, पदार्थ की कैसी अवस्था है, जरा बताइए। तो जस्ट सॉलिड का कन्वर्सन लिक्विड में, क्या वो लिक्विड ऐसी स्थिति में है कि वो वेपर बन जाए या पूरा तरल पदार्थ के रूप में फ्लो करने लगे, ऐसी स्थिति में है वो? नहीं। मतलब सॉलिड तुरंत जस्ट वो मेल्ट किया है, मतलब लिक्विड के फॉर्म में आया ही है, अभी उसकी उस स्थिति से पूरे तरल पदार्थ में, पूरे लिक्विड में कन्वर्ट वो नहीं हुआ है। बात आ रही है समझ में? इसीलिए कहते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट क्या है। तो आप कहते हैं क्या, क्या कहिएगा इसको? द टेम्परेचर एट विच equilibrium is established in between solid and liquid, है ना? द टेम्परेचर एट विच मतलब ऐसा टेम्परेचर जिस पर इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश, आप समझ रहे हैं? एस्टैब्लिश इन बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड। मतलब क्या हुआ, इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या हुआ? तो यहां आई ई लिखे, मतलब क्या? दैट इज, है ना? इसका मीनिंग क्या हुआ इक्विलिब्रियम का? तो मतलब सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड, दोनों का रेट क्या होगा? सेम होगा। सेम रेट ऑफ कन्वर्सन of solid into liquid and vice versa, मतलब इसका उल्टा। बात समझ रहे हैं? लिक्विड टू सॉलिड, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड, सेम रेट से कन्वर्सन की बात हो जिस टेम्परेचर पर, उसी टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? मेल्टिंग टेम्परेचर। मेरी बात समझ गए? ये क्या कहलाता है? मेल्टिंग टेम्परेचर। अब एक और टर्म यहां पे यूज हुआ था, क्या? बॉइलिंग टेम्परेचर। क्या यूज हुआ था? बॉइलिंग पॉइंट या बॉइलिंग टेम्परेचर। ये किसको कहते? तो द टेम्परेचर, एक ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर किसी भी सबस्टांस का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेयर के बराबर हो जाए। 1 एटमॉस्फेयर मतलब 746, 746, 760, 765, किसको कहते हैं आप? 1 एटमॉस्फेयर। 1 एटमॉस्फेयर बराबर कितना टेम्परेचर, कितना mm? 1 एटमॉस्फेयर बराबर कितना mm? 760 mm या 76 सेंटीमीटर। क्या कहते हैं? 76 सेंटीमीटर या 760 mm, मिलीमीटर। बात समझ रहे हैं? इसको 1 एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो जिस टेम्परेचर पर सबस्टांस का ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना के बराबर हो जाए? 760 mm हो जाए, 76 सेंटीमीटर हो जाए या 1 एटमॉस्फेयर के बराबर हो जाए, इसी टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? बॉइलिंग टेम्परेचर। तो द टेम्परेचर एट विच एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ सबस्टांस बिकम्स 1 एटमॉस्फेयर को ही बोलते हैं 760 या इसी को बोलते हैं 76 सेंटीमीटर। यूनिट का अंतर है। बात समझ रहे हैं?
द टेम्परेचर एट विच एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ सबस्टांस बिकम्स 1 एटमॉस्फेयर, या 760 mm या 76। एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर सबस्टांस का 1 एटमॉस्फेयर के बराबर हो जाए जिस टेम्परेचर पर, उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? बॉइलिंग टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट। बात आ गई समझ में? इस तरह से हम लोग यहाँ कुछ देखे। किसी को दिक्कत है क्या? क्लियर है? समझ में आ रहा है? नोट करते हैं। में पहला क्या था? एलिमेंट, दूसरा कंपाउंड, और तीसरा मिक्सचर। तो देखे यहां पे केमिकल स्टेट ऑफ मैटर, केमिकल स्टेट ऑफ मैटर, इसमें हम लोग पहला देखेंगे एलिमेंट। ये एलिमेंट क्या है? तत्व जिसको आप हिंदी में कहते हैं। तो इसके बारे में आप पढ़े होंगे बहुत पहले, यानी साइंस जब आपके सिलेबस में स्टार्ट होता है उसी समय से आप पढ़ते हैं एलिमेंट क्या है, 6th क्लास से। तो एलिमेंट ये फ्री स्टेट ऑफ सबस्टांस है। एलिमेंट क्या है? प्योर स्टेट ऑफ सबस्टांस है, जिसको कि 2 या 2 से अधिक निश्चित पार्ट में बांटा नहीं जा सकता है, और जिसको कि निश्चित अनुपात में 2 या 2 से अधिक एलिमेंट को मिलाकर कंपाउंड बनाया जा सकता है। मतलब जिसको कि कंपाउंड बनाने में यूज किया जा सकता है। बात समझ रहे हैं? इसी को हम लोग एलिमेंट कहते हैं। लेकिन अब हमारे सामने क्यों हम एलिमेंट को पढ़ रहे हैं? जब हम एलिमेंट 6th क्लास से पढ़ रहे हैं तो अब तो हम 11th में हैं, फिर एलिमेंट की आवश्यकता क्यों है हमको? क्यों पढ़े एलिमेंट? हम तो 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन हम आपको यहां पर ये बताना चाह रहे हैं, एलिमेंट शब्द का उच्चारण करके, यूज करके हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि आपके पास जो पेरियोडिक टेबल है, उस पेरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स आप देखते हैं, यानी 106 एलिमेंट, लेकिन आपके पेरियोडिक टेबल में टोटल 120 एलिमेंट के लिए जगह है। और 120 एलिमेंट है, लेकिन कंफर्म केमिस्ट्री जिसकी आपको मालूम हो वो 106 एलिमेंट है, जिसकी केमिस्ट्री आपको मालूम है। बाकी 14 एलिमेंट्स अभी अंडर स्टडी है, खोज लिया गया है लेकिन स्टडी के अंदर है अभी। उसका सिंबल क्या है वो भी आपके पेरियोडिक टेबल में डाल दिया गया है, फिर भी उसकी केमिस्ट्री क्लियर कंफर्मेशन के साथ आपके सिलेबस में नहीं। लेकिन 106 एलिमेंट जो आपके पेरियोडिक टेबल में, जिसकी केमिस्ट्री आप जानते हैं। केमिस्ट्री जानना मतलब उसके प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं, वो किस ब्लॉक में है, किस पीरियड में है, किस ग्रुप में है, वो मेटल है कि नॉन मेटल है, ये सारी चीजें आप जानते हैं। उसके रिएक्शंस प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं, उसके यूजेज के बारे में आप जानते हैं। इसी को कहते हैं ना केमिस्ट्री। आप केमिस्ट्री को डिफाइन कर चुके हैं ना, केमिस्ट्री क्या है। इन सब चीजों की जानकारी आपको मिलती है जिस एलिमेंट के बारे में, वो 106 एलिमेंट है। तो इन 106 एलिमेंट्स में कौन सा एलिमेंट किस फॉर्म में, क्योंकि पेरियोडिक टेबल में तो सिर्फ सिंबल लिखा हुआ है, हाइड्रोजन तो H, सोडियम तो Na, क्लोरीन तो Cl, ब्रोमीन तो Br, एस्टेटिन तो At, प्लेटिनम तो Pt, इस तरह लिखा हुआ है ना, सिंबल लिखा हुआ है ना। तो ये जो 106 एलिमेंट्स पेरियोडिक टेबल में हैं, इन सभी एलिमेंट्स को हम किस फिजिकल स्टेट में केमिकल रिएक्शंस में यूज करते हैं। जैसे अगर हमको केमिकल रिएक्शन सोडियम का लिखना हो तो सोडियम को हम क्या लिखेंगे? Na लिखेंगे,
रिएक्शन में, या Na2 लिखेंगे रिएक्शन में, या Na3 लिखेंगे रिएक्शन में, किस फॉर्म में उसको लिखेंगे, यानी किस एलिमेंट की क्या एटॉमिसिटी है, यानी इसको आप कह सकते हैं कि एलिमेंट का एलिमेंटल स्टेट क्या होता है, तत्व की तात्विक अवस्था क्या होती है, इन बात को जानने के लिए हम एलिमेंट की चर्चा कर रहे हैं। हम आपको डेफिनेशन बताने के लिए नहीं चर्चा कर रहे, डेफिनेशन तो आप पहले से पढ़ के आ रहे हैं, लेकिन जब हम एलिमेंट की एलिमेंटल स्टेट की बात करेंगे तो निश्चित रूप से हम उसको डिफाइन भी करेंगे कि क्या उसका डेफिनेशन है, ये भी आप जानिए, डेफिनेशन छोड़कर तो नहीं चलेंगे। इसीलिए यहां हम डेफिनेशन भी लिख रहे हैं एलिमेंट का। आप इसको कह सकते हैं एलिमेंट क्या है, तो आप कहेंगे प्योर स्टेट ऑफ सबस्टांस को कहते हैं एलिमेंट, मतलब तत्व सबस्टांस की, वस्तु की एक शुद्ध अवस्था है, प्योर अवस्था है, समझ रहे हैं। तो यानी एलिमेंट जो है ये प्योर स्टेट ऑफ सबस्टांस है, प्योर स्टेट ऑफ सबस्टांस है। अब आप कहेंगे क्या 100% प्योर है, तो कोई भी चीज 100% हुआ है क्या? नहीं। अब जैसे मान लीजिए कि हमको Fe2O3 ये आयरन का ऑक्साइड है और ये ऑर्स है, तो ऑर्स जो हमको मिलता है उस ऑर्स से हम आयरन को प्राप्त करते हैं, Fe को प्राप्त करते हैं इंडस्ट्रियल मेथड के थ्रू। तो क्या हमको 100% प्योर Fe मिलता है? उसमें कुछ ना कुछ तो इम्प्योरिटी रह ही जाता है, लेकिन जो मेटल हमको प्राप्त होता है हम उसको ही क्या मानते हैं? प्योर मानते हैं। समझ रहे हैं बात को? उसको ही हम प्योर मानते हैं, एलिमेंट को हम प्योर मानते हैं। जैसे कॉपर पायराइट CuFeS2 से हम कॉपर को प्राप्त करें तो कॉपर क्या 100% हमको मिलता है? नहीं। तो जितना परसेंटेज उसका होता है एक्सट्रीम परसेंटेज है वो, मतलब मैक्सिमम है, उससे अधिक वो प्योर हो ही नहीं सकता, उसी को हम प्योर मानते हैं। बात आ रही समझ में? तो मतलब यहाँ पे प्योर स्टेट ऑफ सबस्टांस को हम क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं। और एलिमेंट जो है ये 2 या 2 से अधिक पार्ट में डिवाइड नहीं किया जा सकता है। एलिमेंट फ्री स्टेट ऑफ सबस्टांस है, सिंगल अवस्था जिसको कहते हैं, फ्री, स्वतंत्र। ठीक है, जैसे आप लिखते हैं Na, तो Na के साथ कोई दूसरा एलिमेंट है क्या? तो सोडियम फ्री स्टेट है। जैसे हाइड्रोजन लिखते हैं आप H, तो इसके साथ कोई और एलिमेंट है क्या? नहीं, तो ये फ्री स्टेट कहलाता है। समझ रहे हैं बात को? तो आप कह सकते हैं फ्री स्टेट ऑफ सबस्टांस, फ्री स्टेट ऑफ सबस्टांस, इसको हम लोग कहते हैं एलिमेंट। बात समझ रहे हैं? तीसरी बात कि एलिमेंट जिसको हम 2 या 2 से अधिक निश्चित पार्ट में नहीं बांट सकते हैं, तो हम कह सकते हैं इसके बारे में कि इट कैन नॉट बी डिवाइडेड into 2 or more definite parts, डेफिनेट पार्ट्स मतलब निश्चित हिस्से में, 2 या 2 से अधिक निश्चित हिस्से में हम इसको बांट नहीं सकते, इसको हम लोग कहते हैं एलिमेंट, है ना। और 2 या 2 से अधिक एलिमेंट को अगर निश्चित अनुपात में मिला दिया जाए तो कंपाउंड बन जाता है, तो इसको कंपाउंड बनाने में यूज करते हैं। तो हम कह सकते हैं यहां पे when 2 or more elements are combined together in a definite proportion, in a definite proportion, निश्चित अनुपात में अगर हम मिलाते हैं, फॉर्म्स कंपाउंड, क्या बनता है? कंपाउंड बनता है। कंपाउंड, तो आगे बताते हैं कंपाउंड क्या है। कंपाउंड, कंपाउंड कह रहे हैं, कंपाउंड सुनाई दे रहा है? क्या बोल रहे हैं? कंबाइंड स्टेट ऑफ एलिमेंट्स,
कंबाइंड स्टेट ऑफ, देखिए ना कंबाइन हुआ ना, निश्चित अनुपात में हुआ ना। कौन कंबाइन हुआ? सेम या डिफरेंट? डिफरेंट। टू और मोर एलिमेंट्स, दो या दो से अधिक एलिमेंट्स। तो सेम एलिमेंट नहीं, अलग अलग एलिमेंट जब मिलेगा निश्चित अनुपात में तो क्या बन जाएगा? कंपाउंड को क्या कहते हैं? कंबाइंड स्टेट ऑफ एलिमेंट। बात आ रही है समझ में? बात समझ रहे हैं? तो ये एलिमेंट को हम लोग डिफाइन कर रहे थे कि आपसे पूछा जाए एलिमेंट क्या है तो आप कहेंगे कि प्योर स्टेट ऑफ सबस्टांस को कहते हैं एलिमेंट, फ्री स्टेट ऑफ सबस्टांस को एलिमेंट कहते हैं। ऐसे सबस्टांस जिसको हम दो या दो से अधिक भाग में, निश्चित भाग में नहीं बांट सकते हैं, उसको हम एलिमेंट कहते हैं। बात समझ रहे हैं? दो या दो से अधिक एलिमेंट को निश्चित अनुपात में मिलाकर हम कंपाउंड बना सकते हैं। क्लियर है? तो इस तरह से एलिमेंट को हम डिफाइन करते हैं। अब हमको ये डेफिनेशन तो हम पहले से जान रहे हैं, हमको जानना है एलिमेंटल स्टेट ऑफ एलिमेंट्स इन पेरियोडिक टेबल। पेरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट हैं उसका एलिमेंटल स्टेट क्या है, इस बारे में जानना है। एलिमेंटल स्टेट यानी तात्विक अवस्था। ठीक है? तो मतलब यहां पे सिंबल नहीं, पेरियोडिक टेबल में क्या लिखा हुआ है? सिंबल लिखा हुआ है। जो एलिमेंट आप देखते हैं वो क्या है? सिंबल है। पेरियोडिक टेबल एक आप लोग निश्चित रूप से जिसके पास है, अच्छी बात, नहीं है तो खरीद लें और उसमें रोज क्या करें, आपके 10-5 मिनट समय दें। फ्री टाइम में कभी भी आप उसको याद नहीं करना, रटना नहीं। हम ये रटने के लिए नहीं बोल रहे हैं आपको, हम सिर्फ ये बोल रहे हैं कि किस एलिमेंट का सिंबल क्या है, एलिमेंट का नाम क्या है ना, उसका एटॉमिक नंबर कितना है और एटॉमिक मास कितना है, इतना ही आपको ध्यान रखना है। क्या क्या बोले? एलिमेंट का नाम क्या है, सिंबल क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक मास क्या है, इतना ही आपको बार बार देखना है। 10 गो आज देख लिए, अभी देख लिए, फिर 10 गो शाम में देख लिए, फिर रात में सोते समय 10 गो देख लिए, अब फिर सुबह में वो 30 गो को रिपीट करके 10 गो और बढ़ा लिए, 10 गो को फिर देख लिए। जो 30 गो देखे हैं दिन भर में, उस 30 को रिपीट किए और फिर 30 गो दिन भर में देख लिए नया, और फिर उसके बाद 60 हो गया, 60 को फिर रिपीट किए, फिर उसके बाद 30 गो नया कर लिए, 90 हो गया, और उसके बाद 16 गो और देखना है, फिर एक दिन देख लिए 16, और इधर 90 को रिपीट कर लिए। तो मतलब यहाँ पे एक बार पहले सबको देखने में 3-4 दिन लगा, फिर उसके बाद बारी बारी से रोज एक बार बैठे और सबको एक बार में पढ़ लिए। समझ रहे हैं? लगातार 10 दिन आप पढ़िएगा, पूरे एलिमेंट का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, सिंबल आपके दिमाग में बैठ जाएगा। आप फ्रीक्वेंटली नहीं बता पाइएगा, लेकिन जैसे ही हम आपको लिखेंगे यहाँ पर कि एल्यूमिनियम, तो दिमाग में घूमने लगेगा कि एटॉमिक नंबर 13 होता है, एटॉमिक मास लगभग 27 होता है। इस तरह का घुसने लगेगा दिमाग में, ये प्रैक्टिस में आ जाएगा। समझ रहे हैं? और कई बार यूज होने के बाद याद हो जाएगा, क्योंकि आप वहां भी देखते रहिएगा और हम यहाँ भी बोलते रहेंगे, तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे याद हो जाएगा। तो ये सब प्रैक्टिस का चीज है, ये सब रटने का चीज नहीं, देखते रहने का चीज है। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि एलिमेंटल स्टेट ऑफ एलिमेंट्स इन पेरियोडिक टेबल, एलिमेंटल स्टेट ऑफ एलिमेंट्स इन पेरियोडिक टेबल। पेरियोडिक टेबल में तत्वों की तात्विक अवस्था क्या है, यानी कितने तरह के एलिमेंट्स आपके पेरियोडिक टेबल में हैं। तो आप ये जान लें कि जो पेरियोडिक टेबल है आपका, उसमें 3 तरह का एलिमेंट आपके पास है। कौन कौन? मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड्स। मेटल मतलब, और नॉन मेटल मतलब, और मेटेलॉइड्स मतलब, ये उपधातु क्या है? धातु और अधातु दोनों की प्रॉपर्टी जिसमें हो वो है। अब देखें आपके पूरे पेरियोडिक टेबल के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं, समझ गए? हम यहाँ पे पहले इस बात को बता दें कि टोटल 106 एलिमेंट्स जिसकी केमिस्ट्री आपको मालूम है ना,
इसमें से 83 एलिमेंट्स मेटल है। 83 मतलब ऑलमोस्ट सब हो गया मेटल नहीं, कुछ इसमें नन मेटल है। तो नन मेटल की संख्या टोटल, और जो बच गया वो मेटेलॉइड्स है। बात आ रही समझ में? क्या है? मेटेलॉइड्स, उपधातु है, जिसकी संख्या 6 है, मात्र 6। क्लियर है? अब ये देखिए 83 मेटल्स, 83 ये सब जितने भी मेटल्स हैं ये सब मोनो एटॉमिक है। मोनो मतलब क्या होता है? वन, जिसकी एटॉमिसिटी 1 हो। ऐसे एलिमेंट जिसकी एटॉमिसिटी 1। अब एटॉमिसिटी क्या होता है? नंबर ऑफ एटम इन ए मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम जितना होता है उसको कहते हैं एटॉमिसिटी। जैसे अगर हमको एक चीज और जान लें कि जितने भी मेटल हैं पेरियोडिक टेबल में, सभी मेटल के लैटिन नेम, क्योंकि कोई इंडियन साइंटिस्ट तो एलिमेंट को खोजा नहीं, सब तो फॉरेनर साइंटिस्ट था, है ना। इसलिए लैटिन नाम जो है एलिमेंट का, उस लैटिन नाम के अंत में यम का उच्चारण हो, यम, UM, यम का उच्चारण हो तो वो धातु है, यानी मेटल है। हीलियम को छोड़कर, किसको छोड़कर? हीलियम के नाम के अंत में भी यम लगता है, लेकिन वो मेटल नहीं है, वो नॉन मेटल है, तो उसको छोड़ दीजिए। बाकी जितने भी एलिमेंट हैं, सभी एलिमेंट के नाम के अंत में अगर यम है तो वो मेटल है। बात समझ रहे हैं? तो जो भी मेटल है वो सब क्या है? मतलब मोनो एटॉमिक का मतलब कि अगर सोडियम है तो हम इसको Na लिख सकते हैं, मोनो एटॉमिक हुआ। इसके साथ कोई नंबर लगा हुआ है 2, इसके साथ 3 लगा हुआ है, 4 लगा हुआ है नहीं। अगर 2 लग गया तो डाई एटॉमिक हो गया। 2 मतलब डाई, 2 मतलब 3 लग जाता तो 4 लगता तो, लेकिन हम क्या लिखे हैं? क्या 2 3 4 लगाना जरूरी है? लगेगा ऐसा? तो जितने भी मेटल हैं उस सब के साथ कोई नंबर यूज नहीं होगा, मोनो एटॉमिक है इसीलिए। चाहे उसको सिंबल में हम कहें या हम उसको केमिकल रिएक्शन में लिखें, कहीं भी यूज करेंगे तो मोनो एटॉमिक फॉर्म। बात समझ रहे हैं? जैसे अगर हमको रिएक्शन करवाना है NaCl बनाने के लिए, तो किसका किसका रिएक्शन होगा? तो हम लिखेंगे Na + Cl2, NaCl। अब आप कहेंगे यहां तो एक ही को Cl है तो आप Cl2 काहे लिखे? तो Cl का एलिमेंटल स्टेट ही है डायटोमिक। अगर आप Cl लिखिएगा रिएक्शन में तो गलत है। बात आई समझ? आपको Cl को जब भी लिखना है तो किस फॉर्म में लिखना है? Cl2 के फॉर्म। नहीं समझ में आया? बात आ गई समझ? अगर आप यहां देख रहे हैं कि Cl एक है और आप यहां लिख दीजिएगा Cl, तो सही है रिएक्शन। तो रिएक्शन अगर लिखना है आपको तो इन सब बेसिक बातों पर ध्यान रखना होगा कि किस एलिमेंट को हम कैसे लिखेंगे, कंपाउंड कैसे लिखा जाएगा। रिएक्शन को तब आप बैलेंस करना सीखते हैं, और बैलेंस करना भी आपको 9th क्लास में सिखाया गया होगा, हीट एंड ट्रायल मेथड। बात समझ रहे हैं? अब आप इंटर में सीखेंगे 2 और मेथड, ऑक्सीडेशन रिडक्शन मेथड और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। इससे भी आप रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, लेकिन हीट एंड ट्रायल मेथड वो आपका बेसिक है, उसको आप छोड़ के नहीं चल सकते, वही आधार है। तो वो मेन चीज है जो आप 9th में सीख के आए हैं, उसको कैरी ऑन करना है और उसमें 2 और मेथड ऐड कर देना है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो आप समझ गए कि हम रिएक्शन में सोडियम को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, और क्लोरीन को लिखेंगे तो Cl2 लिखेंगे। बात समझ रहे हैं? उसी बात की चर्चा हम यहाँ पे किए हैं कि एलिमेंटल स्टेट ऑफ एलिमेंट्स क्या है। तो यानी किस एलिमेंट को हम पेरियोडिक टेबल में किस रूप में लिखते हैं, किस फॉर्म में लिखते हैं, इसी को कहते हैं एलिमेंटल स्टेट। तो जितने भी मेटल हैं उसको किस फॉर्म में लिखते हैं? जैसे सोडियम लिखे एल्यूमिनियम, Al लिखेंगे, प्लेटिनम
गोल्ड, सिल्वर, है ना, पीबी, लेड, पीबी लिखेंगे, इस तरह से लिखते हैं ईटीसी। ये सब क्या है? मेटल है। बात समझ रहे हैं? इसका सिंबल भी यही है, जैसा कि पेरियोडिक टेबल में लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है ना पेरियोडिक टेबल में भी, तो सिंबल भी यही है और रिएक्शन में भी इसको इसी रूप में लिखते हैं। बात समझ गए? अब आ जाइए नन मेटल। तो नन मेटल के बारे में आपको दूसरे स्लाइड में बताते हैं, पहले आप मेटेलॉइड की बात कीजिए। तो मेटेलॉइड्स जितने भी हैं, ऐसे तो पेरियोडिक टेबल जब आप देखेंगे तो उसमें 8 गो दिखेगा आपको मेटेलॉइड, 8 गो को रंगीन कर दिया गया है कलर और बताया गया 8 गो मेटेलॉइड है। लेकिन हम क्या लिखे यहां, क्यों लिखे वो भी आप समझ लीजिए। यहां पे देखिए बोरोन मेटेलॉइड है, जर्मेनियम मेटेलॉइड, जी जिसको आप कहते हैं, बात समझ रहे हैं। आर्सेनिक एंटीमनी मेटेलॉइड है, SeTe मेटेलॉइड है। कितना लिखे? 2 को कौन छांट दिए? तो Si और Po, ये दोनों छांट दिए। क्यों छांट दिए दोनों? ये दोनों को भी मेटेलॉइड लिखा गया है, लेकिन ये दोनों को छांट दिए। क्यों छांट दिए? इसको क्या पढ़ते हैं? बोरोन, इसको 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 एंटीमनी, क्या पढ़ते हैं? इसको ये 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 टेल्यूरियम है, ये सेलेनियम है, और ये सिलिकॉन, ये पोलोनियम। क्या है? पोलोनियम। तो इन दोनों को छांट दिए क्योंकि सिलिकॉन के पास नन मेटालिक प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है और मेटालिक प्रॉपर्टी बहुत कम है, इसलिए लिस्ट मेटेलॉइडिक होने की वजह से इसको नन मेटल की कैटेगरी में रखते हैं। और इसको इसलिए छांट दिए क्योंकि इसमें रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी है, तो रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी होने के कारण इसको हम लोग मेटेलॉइडिक की प्रॉपर्टी में नहीं काउंट कर सकते हैं। बात आ रही है समझ में? इसलिए दोनों को छांट दिए। लेकिन आपके सिलेबस में ऐसा नहीं लिखा, ये आगे के सिलेबस में हायर एजुकेशन में ऐसा लिखा। तो आप पहले से जानिए कि ये एक्चुअल में मेटेलॉइडिक कैरेक्टर नहीं है। समझ रहे हैं? एक्चुअल में मेटेलॉइड इतना है, कौन कौन? बोरोन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, सेलेनियम और टेल्यूरियम। अब ये सब जो मेटेलॉइड आप देख रहे हैं, ये सब भी मोनो एटॉमिक होता है। जितने भी मेटेलॉइड्स हैं ये सब क्या है? मोनो एटॉमिक है ना, मोनो एटॉमिक है। बात आ रही है समझ में? तो कौन कौन मोनो एटॉमिक हो गया? जितने भी मेटल्स हैं सब मोनो एटॉमिक, जितने भी वो सब मोनो एटॉमिक, है ना। मतलब इसको हम लोग रिएक्शन में भी यूज करेंगे तो उसी तरह जैसा इसका सिंबल है। बात समझ रहे हैं? अब इसके आगे हम बात कर लेते हैं नन मेटल के बारे में। जरा लिखिए इसको। मेटल के बारे में आप कहे कि जितने भी मेटल हैं वो सब क्या है? मोनो, मतलब जिसकी एटॉमिसिटी एक हो। तो जितने भी मेटल हैं उस सब का जो सिंबल है वही उसका केमिकल रिएक्शन में भी प्रेजेंटेशन है। बात समझ रहे हैं? और मेटेलॉइड्स जो उसका सिंबल है, केमिकल रिएक्शन में भी प्रेजेंटेशन उसका वही है। बात समझ रहे हैं? अब नन मेटल की बात हम कर रहे हैं आपसे। किसकी बात कर रहे हैं? कितना है नन मेटल? टोटल कितना है? 17 है। इस 17 में 11 और 6 का रेशियो है। देखिए 6 और 11, है ना। ये 6 जो हम नंबर यहाँ पे यूज किए, ये 6 है नोबल गैसेस के लिए, इनर्ट एलिमेंट जिसको आप कहते हैं, इनर्ट गैस जिसको कहते हैं, इनर्ट गैसेस, या इसको आप नोबल गैस कहते हैं। नोबल गैसेस जो कौन कौन है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, xenon, और ये सब भी मोनो एटॉमिक है।
हालांकि इनर्ट एलिमेंट तो रिएक्शन में भाग लेगा ही नहीं, लेगा क्या? इसलिए इसका एलिमेंटल स्टेट हम जानकर क्या करें, लेकिन आपको हम बता दें कि ये सब भी क्या है, मोनोएटॉमिक है ना। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, Kr, Xe, जेनॉन और Rn रेडॉन, ये सब क्या है, मोनो एटॉमिक। क्या है सब, याद रहेगा, 6 छाट दिए। अब आ जाइए आप यहां पे 11 में हाइड्रोजन, ये H2 लिखा जाता है, हाइड्रोजन का सिंबल H है, लिखा जाता है इसको H2। बात समझ रहे हैं? अब देखिए, हाइड्रोजन के बाद नाइट्रोजन N2, ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन O2, ठीक है, उसके बाद फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इसको कौन सा फॉर्म है, डायएटॉमिक। कितने एलिमेंट हो गए, 11 में कौन कौन आ गया, 1 2 3 4 5 6 7, 4 को कहां गया भाई, बताते हैं 4 कहां है। पहले आप यहां देखिए कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब को जब भी लिखना है तो 2 के फॉर्म में, यानी डायएटॉमिक फॉर्म में। कहीं भी रिएक्शन में यूज करना है तो डायएटॉमिक फॉर्म में। नहीं समझ में आया? तो ये सब हो गया डायएटॉमिक। क्या हो गया, डायएटॉमिक, याद रहेगा। अब बाकी बचा 4, यानी सिलिकॉन, है ना, नन मेटल में काउंट होता है, मेटेलॉइड कहते हैं इसको, लेकिन लिस्ट मेटेलॉइडिक है। लिस्ट मतलब बहुत थोड़ा, ठीक है, तो ये मेटेलॉइडिक प्रॉपर्टी इसमें बहुत कम है। आप समझ रहे हैं बंधु? पीछे पीछे सबसे कम लिस्ट मेटेलॉइडिक प्रॉपर्टी इसमें है, इसलिए इसको नन मेटल की कैटेगरी में रखते हैं। ये मोनोएटॉमिक है। और कार्बन, कार्बन नन मेटल है, ये दोनों मोनोएटॉमिक है। क्या है ये, जबकि नन मेटल है, जबकि 11 में काउंट हो रहा है, नन मेटल है। पीओ, पोलोनियम, जी सब जितने मेटेलॉइड हैं सब, ठीक है, लेकिन सिलिकॉन और पीओ को मेटेलॉइडिक कैटेगरी में नहीं रखते हैं। लिस्ट मेटेलॉइडिक सिलिकॉन होने की वजह से और रेडियो एक्टिव पोलोनियम होने की वजह से। बात आई समझ में? अब देखिए यहां पे ये दोनों नन मेटल है और क्या है, 7 2 9 हो गया, क्लियर है। फास्फोरस नन मेटल है, इसका 2 कैटेगरी है, इसका 2 कैटेगरी है, एक P और एक P4, ये 2 फॉर्म में लिखा जाता है। फास्फोरस को आप रिएक्शन में P के रूप में भी यूज कर सकते हैं और P4 के रूप में भी यूज कर सकते हैं। इसको 2 फॉर्म में आप यूज कर सकते हैं, क्लियर है। यानी फास्फोरस ये मोनोएटॉमिक है और क्या है, टेट्राएटॉमिक। ये क्या है, मोनोएटॉमिक और टेट्राएटॉमिक। ये हम यूज कर सकते हैं इन दोनों में से किसी भी फॉर्म में रिएक्शन में यूज कर सकते हैं, समझ रहे हैं। अब रह गई बात सल्फर की। किसकी बात, सल्फर नन मेटल है, तो सल्फर को जब भी रिएक्शन में यूज करना हो, कहां, रिएक्शन में, तो हमेशा सल्फर का सिंबल क्या लेते हैं, एस। जब भी रिएक्शन में यूज करना हो तो एस लिखिएगा, यानी मोनोएटॉमिक फॉर्म में। रिएक्शन में सल्फर को किस रूप में यूज करेंगे, याद रहना चाहिए, मोनोएटॉमिक फॉर्म में यूज करेंगे। जब भी रिएक्शन में लिखना है तो एस लिखना है, बात समझ रहे हैं। लेकिन ये S2 भी होता है, डायटोमिक फॉर्म में भी होता है, ठीक है। सल्फर टेट्रा एटॉमिक भी होता है, सल्फर हेक्सा एटॉमिक भी होता है, सल्फर ऑक्टा एटॉमिक भी होता है।
बात समझ रहे हैं? ये जो भी फॉर्म है सल्फर का, इसको छोड़कर ये सब सॉलिड है ना। लेकिन S2 जो है ये वेपर है, यानी गैस है। बात समझ गए? S2 क्या है? वेपर है। और बाकी ये सब जो फॉर्म है क्या है? सॉलिड है। रिएक्शन में सल्फर को क्या लिखेंगे? मोनोएटॉमिक फॉर्म। ये क्या हो गया? ये टेट्रा, ये और ये। बात आ गई? इस तरह से हम लोग लिखते हैं। और कार्बन को जब भी लिखना है तो C मोनोएटॉमिक फॉर्म में, और सिलिकॉन को बाकी इधर 7 है, समझ रहे हैं? और एक ऑक्सीजन जो है O3 भी लिखते हैं, तो इसको ओजोन कहते हैं, ट्राई एटॉमिक। क्या कहते हैं इसको? ट्राई एटॉमिक, यानी ओजोन। बात आ गई समझ में? तो ये एलिमेंटल स्टेट आप समझ गए, किस एलिमेंट का क्या एलिमेंटल स्टेट होगा ये आप समझ गए। रिएक्शन में किसको किस रूप में लिखना है ये समझ गए आप? कोई दिक्कत इसमें? इतना याद रहेगा। अगले क्लास में हम आपको बताते हैं कंपाउंड क्या है, कंपाउंड के बारे में बताते हैं। तो कंपाउंड तो आप पढ़ के आए होंगे, लेकिन बहुत सारी बात कंपाउंड में आप नहीं पढ़े होंगे। जैसे ये सब बात आपको नहीं बताया गया होगा कि किसको रिएक्शन में कैसे प्रेजेंट करना है, ये आपको नहीं पता होगा। इसलिए आप इसको ध्यान रखेंगे ताकि रिएक्शन में जब हम लिखें तो आप वहां फ्रीक्वेंटली यूज कर सकें कि ये सब हमको पहले से पता है। ठीक है जी, अगले क्लास में इसके आगे की बात करेंगे हम लोग। आज इतना ही, पीछे